फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई ये गौरव ठाकुर साहब की एक वीडियो है, नहीं एक दो दिन हुआ है वीडियो डाले। हाउ रशिया इज मेकिंग ट्रिलियंस फ्रॉम रशियन यूक्रेन वार। मतलब कहने का कि भाई रशिया कैसे इस लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन वार की लड़ाई हो रही है, उसकी वजह से करोड़ों अरबों खरबों रुपए कैसे कमा रहे हैं। अब ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, मुझे क्या पता भाई है। तो ये गौरव ठाकुर साहब की वीडियो है भाई, मैं इनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं वीडियोस को, बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी होती है, पूरा म्यूजिक होता है, पूरा इनकी टीम होती है, टीम वर्क होता है और अच्छे से इनका कॉन्फिडेंस झलकता है वीडियो बोलने में। तो भाई बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छा इनकी वीडियोस पे रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके। तो काफ़ी अच्छा भाई, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के पूरा वीडियो को क्रिएट करते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और मैं आज इनकी वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ। मैं आगे भी देता हूँ इनकी वीडियोस पे रिएक्शन। और ये नई वीडियो आई है कि भाई रशिया, इन दोनों मुल्कों की, ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया कैसे पैसे कमा रहा है। शायद तेल की वजह से कमा रहा है, तेल इंडिया ने खरीदा है, शायद उसकी वजह से कमा रहा है, या और भी बड़े इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा करोड़ों अरबों खरबों रुपए उनकी जीडीपी चल रही है। तो भाई इस वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और इन्जॉय करते हैं। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहिए, इन्जॉय करते रहिए। और आपके आगे रिक्वेस्ट है कि भाई जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, ठीक है। आपके आगे बहुत दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है भाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छी वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। हाँ। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया पूरे यूरोप का सबसे अमीर देश। Most Russian banks have been blocked from the SWIFT global payment system. Also, many major brands have pulled out of Russia. Russian domestic production has come to a complete standstill. Now, Russia's economy took a hit from sweeping Western sanctions. Moscow is warning that inflation could hit 23% this year, and the economy is expected to sink into recession as well. The economy in Russia is in free fall. 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही इन सारे कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वो रशियन इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया था कि इन सारे सैंक्शन से वो रशिया को इकोनॉमिक डार्क एज में धकेल देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो देखो, इकोनॉमिक डार्क एज तो दूर, रशियन इकोनॉमी में तो इस वॉर के वजह से गोल्डन एज आ चुका है। क्या आप ये जानते हो, रशिया को ये वॉर स्टार्ट करते ही $12.5 ट्रिलियन का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट पूरे चाइना के जीडीपी से भी ज्यादा है। एंड यस, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। चाइना के जीडीपी से भी बड़ा प्रॉफिट रशिया को सिर्फ इस वॉर से हुआ है, जो आज हम डिटेल में समझेंगे कैसे। लेकिन इसके अलावा उनकी करेंसी रूबल आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड बन चुकी है। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड में आज वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हाल है। पूरे ईयू में इन्फ्लेशन आ चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सारे वेस्टर्न पावर्स में तो जगह जगह प्रोटेस्ट, भुखमरी चाहिए। सो सवाल पर यह उठता है कि रशिया ने ये मास्टर स्ट्रोक आखिर कैसे खेला। एक जंग जो उसे बर्बाद करने के लिए शुरू की गई थी, उससे रशिया ने अपने ही दुश्मनों को कैसे बर्बाद कर दिया। यस, ये पूरी जंग एक तरह से स्क्रिप्टेड थी यूएसए और ईयू द्वारा, जिसमें यूक्रेन को सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया था कुर्बान होने के लिए। ऑन द अदर हैंड, रशिया तो खुद ये जंग लड़ना भी नहीं चाहता था। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। 2013 तक तो दोनों देश एक दूसरे को भाई मानते थे। लेकिन ईयू और यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इन दोनों भाइयों को सौतेला भाई बना दिया। टू दी एक्सटेंट कि ईयू ने तो यूक्रेन में एक पॉलिटिकल कू भी करवाया और उसी के सहारे यूक्रेन के भीतर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर दी थी। अब चलो, पॉलिटिशियंस तो रातों रात पलट गए, लेकिन यूक्रेन की जनता ने अपनी विचारधारा आखिर कैसे बदल दी। 2015 में सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम की एक टीवी सीरियल रिलीज हुई थी, जिसने यूक्रेन की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब ऐसा क्या था उस टीवी सीरियल में, मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। लेकिन ट्रूली मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर पूरी दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड वॉर बन गया है। किस हद तक ये स्क्रिप्टेड है बाय यूएसए एंड ईयू और असली रियलिटी कैसे उससे कोसों दूर है, आज मैं एग्जैक्टली अब पता चलेगा गौरव ठाकुर साहब से। लेट्स बिगिन।
गौरव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आजकल हर बड़ी कंपनी से भारी लेऑफ्स की न्यूज आ रही है। जैसे गूगल ने 30,000 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान बनाया और पेटीएम ने पहले ही 1,000 एम्प्लॉयज को ऑलरेडी ले ऑफ कर दिया है। ये ट्रेंड सिर्फ कुछ टेक रोल्स को नहीं बल्कि नॉन टेक और एंटरप्रेन्योर्स तक को भी इफेक्ट कर रहा है। आज मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एआई स्किल सीखना जरूरी हो गया है। लेकिन एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में एआई को अपनाने के बाद हमें किसी को भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। उल्टा हमारी टीम की एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ गई। और इसीलिए मैं आप सभी को ग्रोथ स्कूल की एक 3 आवर फ्री चैट जीपीटी और एआई वर्कशॉप अटेंड करने का रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। ये वर्कशॉप पेड होता है, लेकिन मेरे पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री होगा। ये वर्कशॉप को अटेंड करके आप एआई के साथ जॉब हंटिंग, सैलरी में 3x हाइक, एक्सेल और प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस ग्रोथ जैसे कई फील्ड्स में अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। मैंने खुद ये वर्कशॉप एक बार अटेंड किया है और मुझे काफी वैल्यूएबल लगा। टेक, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, मेडिकल या एंटरप्रेन्योर, ये वर्कशॉप सबके लिए है। 6 लाख लोग ऑलरेडी इस वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं और ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। और इसीलिए डोंट थिंक फर्दर, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, रजिस्टर करो, क्योंकि ये वर्कशॉप आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। सो वॉर शुरू होते ही यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने रशिया पर फ्यूल और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इन्होंने रशियन इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया। We commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. मतलब उन्होंने रशिया पर डॉलर्स यूज करने पर बैन लगा दिया था। बट ये बात यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज भूल गए थे कि वो 3 मेजर चीजों के लिए रशिया पर डिपेंड करते हैं। और रशिया ने काफी स्ट्रेटेजिकली उन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके यूएसए और ईयू के एकदम जड़ पर अटैक किया। नंबर 1, फ्यूल। यूरोप को 45% फ्यूल्स यानी कि ऑयल और नेचुरल गैस डायरेक्टली रशिया से ही आता है। और वॉर शुरू होते ही आईएमएफ के हिसाब से, क्योंकि यूरोप रशिया से तेल खरीद नहीं सकता था, तो उनका 80% फ्यूल रातों रात कट ऑफ हो गया, जिससे ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस उन देशों में रातों रात स्काईरॉकेट बढ़ गए। आईएमएफ के हिसाब से ये प्राइसेस 15 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए, जो एलएनजी पहले 75 यूरोस पर मेगावाट आवर का मिलता था, वो अब एकदम से 350 यूरोस पर मेगावाट आवर का मिलने लगा। नंबर 2, मिनरल्स। अगर आप ओईसीडी के इस लिस्ट में देखोगे तो ये सारे मिनरल्स यूक्रेन वेस्ट को सप्लाई करता था, लेकिन वॉर के बाद रशिया ने उन पर कब्जा कर लिया और उनका सप्लाई ही कट ऑफ कर दिया। अब पूरे यूरोप की रिफाइनरीज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सब कुछ इन्हीं पर हेवीली डिपेंडेंट थी। यानी कि यूरोप यूक्रेन पर हेवीली डिपेंडेंट था, लेकिन रशिया ने तो यूक्रेन पर ही कब्जा किया, जिससे यूरोप में इन एसेंशियल मिनरल्स की एकदम से शॉर्टेज हो गई और पूरे यूरोप का स्विच एक तरह से रशिया के हाथ में आ गया। नंबर 3, व्हीट। एक ऐसा फूड ग्रेन जिस पर पूरा यूरोप डिपेंडेंट है, वो है व्हीट। दुनिया का 10% व्हीट अकेले यूक्रेन प्रोड्यूस करता है और इसीलिए उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। उसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है रशिया। व्हीट के साथ यूरोप वेजिटेबल ऑयल, सीरियल्स और बहुत सी खाने पीने वाली चीजों के लिए भी रशिया और यूक्रेन पर ही डिपेंडेंट है। बट खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फर्टिलाइजर भी आज इसी वॉर की वजह से यूरोप को नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि रशिया की फर्टिलाइजर बनाने में मोनोपोली है। सो मान लो अगर आप व्हीट कहीं और से भी ले लो या खुद उगाने की भी सोचो, लेकिन किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर तो एक बेसिक नेसेसिटी ही है। यूरोप की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आज खाना भी गायब हो गया और खाना पकाने वाला चूल्हा भी गायब हो गया। आज यूरोप की हालत यह है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इस वॉर के बाद से ही पूरे यूरोप में, जहां पर पहले 8 लाख लोग अंडर नरिश्ड, वही वॉर के बाद सिर्फ एक ही साल में ये आंकड़ा 13 लाख। अब यहां पर एक और एक कॉमेडी। याद होगा, वेस्ट के सैंक्शंस लगाते ही शुरू में बहुत सारी कंपनियां रशिया से बाहर जाने लगी थी। रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उनकी करेंसी दोनों भी गिरने लगी थी। बट जैसे आपने देखा, वेस्टर्न कंट्रीज तो हेवीली रशिया पर ही डिपेंडेंट थी, इसीलिए उन्होंने फिर सीक्रेटली रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर। ऑन द अदर हैंड, रशिया के ऊपर आए इस आपदा को पुतिन ने भी मस्त अवसर बनाया। एक स्मार्ट मूव चलते हुए सबसे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से फ्यूल खरीदेंगे, अब से उनको फ्यूल परचेस का पेमेंट कंपलसरीली करेंसी। अब इससे हुआ ये, ऑटोमेटिकली दुनिया में डॉलर्स की जगह पर रशियन करेंसी एक झटके में दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। रशिया ने यहां पर बिना एक भी मिसाइल लॉन्च किए पूरे यूरोप के दांत खट्टे कर दिए। अब अगर यहां पर थोड़ा और डीप जाए ना, तो रशिया ने 3 स्ट्रेटेजिक जगहों पर ध्यान दिया।
नंबर 1, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल किया, फूड सप्लाई को कंट्रोल किया और अपनी करेंसी की बढ़ा दिया पर फोकस किया, जिससे उसने इसी वॉर को अपने फायदे के लिए लेवरेज कर लिया और इसका डायरेक्ट असर पड़ा रशिया की इकोनॉमी पर। वी हैव सीरियस डेटा टू बैक दैट अप कि रशिया कैसे इस वॉर के बाद रिच हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। देखो, कड़वी सच्चाई यह है कि रशिया को खुद वेस्टर्न कंट्रीज ने ही अमीर बनाया। इनफैक्ट वेस्ट खुद इस वॉर में रशिया को पीछे से यूक्रेन के खिलाफ फंड कर रहा है, ना चाहते हुए, इवन दो वो फ्रंट फेस पर यूक्रेन को सपोर्ट दिखा रहा है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हुआ यूं कि रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होते ही वेस्टर्न कंट्रीज ने सबसे पहले रशिया के फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर ही सैंक्शन लगाए थे। इसी दौरान जब इंडिया भी रशिया से ऑयल खरीद रहा था, तब हम पर भी आरोप लगाया गया कि हम जो तेल खरीद रहे हैं उसमें यूक्रेनियंस का खून है। बट आयरॉनिकली एग्जैक्टली उसी समय पर वेस्ट के ये सारे प्रोमिनेंट देश रशिया से ही खुद ऑयल खरीद रहे थे, मगर बैक चैनल्स के थ्रू, ताकि किसी को पता ना चले। ऑल्सो विल यू बिलीव, ये कंट्रीज तो नॉर्मल इंपोर्ट से भी ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहे थे और इसीलिए खुद एक प्रोमिनेंट यूएस ऑफिशियल ने ओपनली कहा कि रशिया इस वॉर में ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करके पहले से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। इनफैक्ट फ्रेंच न्यूज़पेपर लेमनेड के हिसाब से रशिया ने वॉर के दौरान सिर्फ फ्यूल बेच के ही 158 बिलियन यूरोस कमा लिए, जो अमाउंट 2 श्रीलंका जैसे देशों के जीडीपी के बराबर है। बट अब जरा नजर डालते हैं दूसरे सोर्स की ओर जिसने रशिया को अमीर बनाया, जो है वेपन्स। इसी वॉर की वजह से सिर्फ एक ही साल यानी कि 2023 में रशिया ने $5.2 बिलियन वेपन सेल से कमाए, वो भी सिर्फ अफ्रीकन नेशंस को वेपन बेचकर। माइंड यू, इसके अलावा बाकी फ्रेंडली कंट्रीज को वेपन बेचकर जो पैसे आए वो अलग है। इनफैक्ट डिफेंस एरोस्पेस के हिसाब से अफ्रीकन नेशंस ने तो अपने 2023 के वेपन इंपोर्ट्स में से 30% वेपन्स सिर्फ रशिया से ही ऑर्डर किए, और वो भी यूक्रेन वॉर के दौरान। और इस पे मैं इतना एम्फसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू, रशिया पे सैंक्शंस लगाने में ये अफ्रीकन नेशंस भी तो शामिल थे। पर ये हृदय परिवर्तन आखिर आया कैसे? इसके पीछे भी रशिया की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रेटेजी थी। इस बार रशिया ने सेल्स इंक्रीज करने के लिए कुछ नया ट्राई किया। उन्होंने जो वेपन्स एक्सपोर्ट करने थे उन्हें पूरी दुनिया को यूक्रेन पर टेस्ट करके बताया। यस, फ्री एडवर्टाइजिंग। रशिया अपने वेपन्स की कैपेबिलिटी यूक्रेन में यूज करके बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये है उन वेपन्स की लिस्ट जो रशिया ने यूक्रेन में टेस्ट की थी। और अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट तो आपको डिट्टो सेम वेपन्स का नाम उधर भी मिल जाएगा। तो रशिया लिटरली पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो इस स्लोगन को साकार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन इन्वेजन की वजह से रशिया को $12.4 ट्रिलियन वर्थ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया था दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना के जीडीपी से भी ज्यादा है। चलो समझते हैं हाउ कुड दिस बिकम पॉसिबल। दरअसल रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करके बड़े ही स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा एरिया अपने अंडर ले लिया जिससे उसे $12.4 ट्रिलियन वर्थ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वहां से रशिया को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल डिपॉजिट्स मिले। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो ये वही एरिया है जिसको ऑक्यूपाई करके आज रशिया को 41 कोल फील्ड्स, 27 नेचुरल गैस साइट्स, 9 ऑयल फील्ड्स और गोल्ड, यूरेनियम और लिथियम जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज एक झटके में मिल गए। अब अगर हम इन सभी रिसोर्सेज की वैल्यू ऐड करें और लैंड की भी वैल्यू ऐड करें तो यूएस के ही मीडिया के हिसाब से रशिया पूरे $12.4 ट्रिलियन वर्थ का लैंड और रिसोर्स यूक्रेन से कैप्चर कर चुका है, जिसे वो जब चाहे इजीली मॉनिटर। बिल्कुल। सो सारे एविडेंसेस, डेटा और हमारे पूरे रिसर्च को थरली एनालाइज करने के बाद ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डेफिनेटली इस वॉर से रशिया ने काफी ज्यादा प्रॉफिट ऐठा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जिन भी कंट्रीज ने उस पर सैंक्शंस लगाए, आज उनकी हालत वाकई में काफी खराब हो चुकी है। लेकिन इट डजंट स्टॉप ओवर हियर कि आखिर यूएसए और ईयू ने यूक्रेन को वॉर में क्यों ढकेला, उनका इसमें क्या फायदा था? यूएसए का मैं भी समझ सकते हैं, नेटो के लिए इस जंग में घुसा होगा या फिर वेपन्स बेच पाने के बहाने से, लेकिन ईयू को इससे क्या फायदा होता? जो फायदा उठाना था वो ऑलरेडी उन्होंने उठा लिया। जैसे मैंने कहा, रशिया कभी ये वॉर लड़ना ही नहीं चाहता था और यूक्रेन तो बस एक पपेट है। और फिर आप ये भी जानते हो कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक टाइम पर काफी गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी कि आज जिस क्रिमिया रीजन को कब्जा करने के लिए रशिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो क्रिमिया रीजन रशिया ने 1954 में यूक्रेन को गिफ्ट में दिया। यस, क्रिमिया रशिया का ही पार्ट था, बट दोस्ती की निशानी के तौर पर रशिया ने उसे यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था।
और यूक्रेन भी रशिया पर उतना ही भरोसा करता था। जब न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के अंडर यूक्रेन को उसके न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करने कहा गया, तब यूक्रेन ने भी अपने वेपन्स रशिया को ही सौंपे थे। तो फिर आज इन दोनों में इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? वेल, ये जानने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तब रशिया और यूक्रेन भी अलग हुए थे, लेकिन इस बंटवारे में कई रशियन स्पीकिंग लोगों को यूक्रेन में ही रहना पड़ा था, और इसीलिए यूक्रेन अलग होने के बाद भी वहां पर प्रो रशियन सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से ही 1991 में अलग होने के बाद भी रशिया यूक्रेन को एक बड़े भाई जैसे इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में रशिया का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया, क्योंकि वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने ये बात है। लेकिन अभी भी उनके ईस्टर्न पार्ट में रशिया का ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था, क्योंकि इस एरिया में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा थी। सो 2014 तक भी रशिया और यूक्रेन के रिश्ते काफी अच्छे ही थे, लेकिन 2014 में इनके रिलेशन में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने यूक्रेन को हमेशा के लिए रशिया का दुश्मन बना दिया। नहीं, मैं क्रिमियन इन्वेजन की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल टर्मोइल जिसने एक्चुअली में इनके रिश्ते खराब किए। सो साल 2013 में वेस्ट ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का न्योता दिया। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने से यूरोप को दो फायदे थे। एक, यूरोप के जीरो टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्सेस में उनके इंडस्ट्रीज के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर उन्हें मिल जाता, जो कि यूक्रेन है, और दूसरा, उन्हें एक नए मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता। बट उस समय के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के वजह से ऐसा नहीं हो पाया। विक्टर ने यूरोपियन यूनियन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बट इसका एकदम उल्टा करते हुए उन्होंने रशिया के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन कर लिया। बेसिकली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यूएसएसआर टूटने के बाद जो भी रशिया से निकले कंट्रीज है, उनका एक ट्रेड ग्रुप है। सो यूक्रेन ने जैसे ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को बुरा लग गया और उन्होंने ये ठान ली कि वो यूक्रेन को अपने झांसे में मैनिपुलेट करके सबसे पहले इन वेस्टर्न कंट्रीज ने वेस्टर्न यूक्रेन में रहने वाले लोगों के थ्रू पूरे यूक्रेन में प्रोटेस्ट करवाए, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे। जिसके बाद मेजर फ्रेंच न्यूज आउटलेट्स ने इन प्रोटेस्ट को यूएस बैक्ड बताया। यूएस और ईयू बैक्ड इन प्रोटेस्ट ने इतना वायलेंट रूप ले लिया कि इसमें 100 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए। इसे देखकर तब के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर को मजबूरन हार माननी पड़ी और उनको प्रोटेस्ट लीड कर रही ऑपोजिशन पार्टी यूरोपियन सॉलिडेरिटी के हेड पेट्रो पोरोशेंको के हाथों रूलिंग गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा। यानी कि दुनिया में खुद को डेमोक्रेसी के फ्लैग बेरर्स बताने वाले वेस्ट ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का सीधा सीधा कू करवा दिया अपने इलीगल फंडिंग्स के जरिए। इस इंसिडेंट के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर को अपनी जान बचाने के लिए रशिया भाग गया, क्योंकि पूरा वेस्टर्न यूक्रेन उनके खिलाफ हो गया था। अब अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो यूक्रेन में प्रोटेस्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूरोपियन सॉलिडेरिटी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी यूक्रेन की और नाम यूरोप सॉलिडेरिटी यानी कि एकता बढ़ाने का। इससे क्लियरली ये पता चल जाता है कि ये कितनी प्रो वेस्ट पार्टी है, और इसका सबूत भी पार्टी लीडर पेट्रो पोरोशेंको ने बखूबी दिया। उनके प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने आका यूरोप से किया वादा पूरा किया। बेसिकली उन्होंने यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। एज अ रिजल्ट यूरोप को अब यूक्रेन से जो चाहिए था वो सब मिलना चालू हो गया, बिल्कुल जैसे आयरन, स्टील, माइनिंग प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ एकदम कम भाव में मिलने लगा। ये आप इससे समझ सकते हो कि जहां पर 2014 के पहले रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, बट इसके बाद ईयू यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। बट न्यूली पावर में आए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पेट्रो ने यूरोप को खुश करने के चक्कर में अपने नेबर और पुराने दोस्त रशिया से ही दुश्मनी लेना चालू कर दी थी। पहला डिस्प्यूट चालू हुआ यहां इस मैप में दिखने वाली रशियन गैस पाइपलाइन से, जो यूक्रेन से होते हुए यूरोप जाती है। रशिया इस पाइपलाइन का रेंट पे करता था। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से दोनों कंट्रीज के बीच वॉर होने के बाद भी रशिया सालाना 1 to 1.5 बिलियन डॉलर्स का एनुअली रेंट यूक्रेन को पे कर रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने तो इस रेंट को बढ़ाया भी था, बट पावर में आने के बाद उन्होंने ये भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि यूक्रेन को इस पाइपलाइन की 51% ओनरशिप चाहिए। अच्छा, इसके जवाब में रशिया ने यूक्रेन को उधार में दिए नेचुरल गैस के बिल को चुकाने कहा
और इस पॉइंट से दोनों देशों के बीच रिलेशंस खट्टे होने लग गए। लेकिन रशिया यूक्रेन के रिलेशंस में फाइनल ब्लो 9 जुलाई 2016 को आया, जब नेटो और यूक्रेन ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस पैकेज साइन किया। अब ये तो सिर्फ नाम के लिए असिस्टेंस पैकेज था, क्योंकि अगर आप खुद व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर देखोगे तो इस असिस्टेंस पैकेज के नाम पर यूक्रेन के लिए $335 बिलियन के वेपन्स दिए गए। अच्छा। अब नेटो क्या है और रशिया उससे क्यों चिढ़ता है, ये आज क्लास 6 का भी बच्चा बता देगा। ये 30 कंट्रीज का यूएस लेड मिलिट्री ग्रुप है। यूक्रेन को नेटो में ऐड करके रशिया के आसपास अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, उसे कंटेन और कंट्रोल करना चाहता है, और इसीलिए वो यूक्रेन को एड दे रहा था। बेसिकली आप इस मैप को देखकर समझ सकते हो कि नेटो फोर्सेस के यहां आते ही रशिया का इतना लंबा बॉर्डर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है। अब ऐसे में रशिया ने ओपनली कई बार यूक्रेन के साथ साथ डायरेक्टली यूरोप से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड ना करे। बट वेस्ट नहीं माना। नेटो ने इसके बावजूद यूक्रेन को ग्रुप ज्वाइन करने की ऑफर दे दी। लेकिन फिर यहां पर सवाल यह आता है कि यूक्रेन क्यों खुद ही अपने कुल्हाड़ी मार रहा है। वो इस जंग के लिए राजी कैसे हुए? वेल, एक सिंपल से टीवी सीरीज के वजह से। बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने तो यूक्रेन को सिर्फ जंग के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ा था, एक टिपिंग पॉइंट तक लेकर गए थे, बट यूक्रेन की ही एक टीवी सीरीज ने यूक्रेन को सीधा जंग लड़ने पर उतार दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है, साल 2015 में यूक्रेन में एक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस टीवी सीरीज की स्टोरी लाइन बेसिकली एक आइडियल प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए उस पर बेस्ड थी। अब ये सीरीज इतनी फेमस हो गई कि अगले ही साल 2016 में इस सीरीज के कॉमेडियन एक्टर सेम सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से एक पार्टी स्टार्ट करते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और जानते हो वो कॉमेडियन एक्टर कौन है? वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की भी प्रो वेस्ट ही थे शुरुआत में। अच्छा। उन्होंने तो पावर में आते ही डायरेक्टली नेटो ज्वाइन करने की बात कर दी, जबकि यूक्रेन नेटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से एलिजिबल ही नहीं था। बट वेस्ट के झांसे में आकर उन्होंने अपने देश को वॉर में धकेल दिया। बेसिकली आर्टिकल 5 के हिसाब से कोई भी कंट्री जिनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो नेटो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकता। फिर भी यूएस ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया। अब गाइस यहां पर रशिया से ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलती है, हम इंडियंस को भी और हमारे देश इंडिया को भी। और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस टॉपिक के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्टीमेटली ये सब दुनिया भर के चर्चे तो चल रहे हैं, लेकिन अंत में पर्सनल लेवल पर हमें इससे कुछ प्रैक्टिकल सीख मिलनी चाहिए, कुछ ऐसे आइडियाज जो हमारी लाइफ और हमारे देश को अपलिफ्ट कर सकते हैं। रशिया ने यहां पर बिल्कुल सिंपल दाव खेला। उसने अपनी उन काबिलियतों और विशेषताओं को परखा जो उसमें यूनिक और एक्सक्लूसिव थी, और क्योंकि रशिया की ये यूनिक काबिलियत दुनिया भर में रेयर थी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रीमियम हो गई। और फिर रशिया ने उन्हें एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में अपनी मोनोपोली बना दी, यानी अपने पर उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट करवा दी। और फिर दूसरे देशों को मजबूरन उसके सामने सो कॉल्ड सैंक्शंस लगाने के बाद भी झुकना ही पड़ा। दूध देने वाली भैंस के लात भी आखिर सहने पड़ा। ऐसी सिमिलर सीख हमें नेदरलैंड्स जैसी एक छोटी कंट्री भी देती है। ये कंट्री इतनी छोटी है पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली मशीन्स मैन्युफैक्चर करने में इसकी मोनोपोली है। मतलब अगर इसने वो मशीन सप्लाई करना बंद कर दिया तो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, राइट फ्रॉम आपका मोबाइल फोन से लेकर लॉन्च हो रहे सैटेलाइट्स तक, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, क्या कोई कंट्री डायरेक्टली इससे लड़ना चाहेगा या उसे दबाना चाहेगा? और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। Everything starts from identifying your strengths and playing on it. अपने वीकनेसेस पर compete करने की कोशिश करना हारने वाली स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और डिसाइड कर रहे हो कि मैं अपने करियर में क्या करूं, वेल, अपनी यूनिक विशेषता, अपनी खूबियां पहचानो जो सिर्फ और सिर्फ आप में है और जिसका बाहरी दुनिया में डिमांड और वैल्यू जैसे रशियन ऑयल या व्हीट का था, उसे और निखारो और कंपटीशन को डोमिनेट करो। अगर आप जॉब करते हो, 10 काम करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले 3 या 4 काम पहचानो जो आपकी खूबियों और काबिलियतों से अलाइन होते हैं और उसमें आग लगा दो। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की यूनिक काबिलियतों को पहचानो जिसकी कस्टमर मार्केट में खोज कर रहा है और उस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और सर्विसिंग डेवलप करो। अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो ऐसे तरीके से कि कॉम्पिटिटर के लिए उस गेम में compete करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उस यूनिक मिट्टी का बना ही नहीं है और आप अपने मार्केट में मोनोपोली हासिल कर लोगे। हम सब कभी ना कभी ये भूल जाते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलना है, वीकनेसेस पर, और हमारी लाइफ में स्ट्रगल कम और ग्रोथ
डेवलपमेंट और हैप्पीनेस बढ़ जाती है। मुझे आज ये देखकर काफी खुशी होती है कि हमारे देश के लेवल पर भी यही सोच आज इंप्लीमेंट की जा रही है, जैसे हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है, जो हर भारतीय डिस्ट्रिक्ट में एक छुपे हुए हीरे प्रोडक्ट को खोज निकाल रही है, उसकी ब्रांडिंग करवाकर उसे दूसरे देशों में तक एक्सपोर्ट करवा रही है और इकोनॉमी को इससे भारी बूस्ट मिल रहा है। वंस अगेन सेम प्रिंसिपल, अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलो। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद रिकॉग्नाइजिंग योर हिडन ट्रू पोटेंशियल। वंस अगेन सेम प्रिंसिपल, अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलो। मैं इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड करना चाहूंगा बस एक कोट के साथ। Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो I'd recommend आप नेदरलैंड्स वाला भी वीडियो देखो कि कैसे इस छोटे से देश ने सिर्फ सेमीकंडक्टर पॉलिटिक्स के वजह से सारे बड़े देशों को अपने फेवर में कर लिया। क्लिक ओवर हियर टू चेक आउट दैट वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, चैट जीपीटी को सही तरह से यूज करने के टिप्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से ग्रोथ स्कूल की 3 आवर वर्कशॉप के लिए साइन अप करना ना भूलें। पहले रजिस्टर करने वाले 1000 सब्सक्राइबर्स को ये वर्कशॉप कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। सो इफ यू फाइंड वैल्यू, चेक आउट नाउ। तो भाई ये गौरव ठाकुर साहब की वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में उल्टा रशिया पर 100 बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक बन गया है। मतलब उसने इतना पैसा कमा लिया है कि कोई हद नहीं है। वैसे देखो, अगर आप एक समुंदर में रहते हो, पानी में रहते हो, तो बेल मछली से लड़ाई करके आपका गुजारा नहीं होगा। ठीक है, जंगल में रह के शेर से लड़ाई नहीं करनी है। तो इस जंगल का राजा रशिया है, रशिया। ठीक है, तो ये कोई भी पॉलिटिक्स है, यूक्रेन के आधे हिस्से में रहते हैं रशियन के लोग, आधे हिस्से में रहते हैं यूरोपियन अमेरिकन लोग, तो वो ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ। बट जो सैंक्शंस लगाई यूरोपियन यूनियन ने या नाटो के देशों ने या यूएस ने, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने भी लगाई, तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ यूरोप कॉन्टिनेंट का, नुकसान हुआ यूएस का। यूरोप कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा 23% इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गए। अफ्रीका इज़ द पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। उधर वो आदिवासी लोग रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रोडक्ट क्या है तो कैसे बनाना है, उनके पास कुछ नहीं है। तो भाई रशिया ने उल्टा जब भूखे मरने लग पड़े EU के लोग, फिर अंदर से इवन USA सीक्रेटली उन्होंने तेल लिया, ऑयल ली, गैस ली रशिया से। हाँ, वही ऑयल गैस रशिया, उसको पैसे दिए, डॉलर बैठ गया, रूबल में पैसे जाने लग पड़े। फिर उल्टा लड़ाई का फायदा हो गया रशिया को। तो फिर वो आगे गरीब है, यूक्रेन आगे गरीब मुल्क है, उसको भी वही किया। उसने भी कहा दो भाई, हमने अपने लोगों को जिंदा बचाना है, हमें ऑयल चाहिए, गैस चाहिए, तो उसने लिया। सैंक्शन सिर्फ नाम की लगी हुई थी, वो चुपके से वो लेते थे और पैसे देते थे डॉलर छोड़ के रूबल्स में। उल्टा रशिया इतना ज्यादा रिच हो गया, ट्रिलियन डॉलर में, 12.7 ट्रिलियन डॉलर, जो चाइना की GDP से भी ऊपर है। तो इंडिया तो लेता था, इंडिया भी चालाक था। इंडिया ने क्या किया, 25-30% डिस्काउंट में कई बैरल शिप, कई बिलियन क्यूबिक शिप, कोई हजारों शिप उधर से तेल लाया और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने इंडिया में रख लिया। और बाकी जो है वो 30% ज़्यादा डिस्काउंट, 30% ज़्यादा महंगा करके, 30% डिस्काउंट में इंडिया ने लिया तो 30% ज़्यादा महंगा करके यूरोप कॉन्टिनेंट को बेच दिया। इंडिया ने भी पैसा कमाया, उधर से रशिया ने पैसा कमाया। अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को तो देता था, चाइना को देता था, इंडिया को देता था, ईरान अफगानिस्तान को देता था। तो जिन्होंने सैंक्शन लगाई थी वो भी चुप कर ले रहे थे। उल्टा रशिया के पास पैसा ज़्यादा आ गया और वेपन्स ज़्यादा हो गए। और वेपन से भी पैसा कमाया। वेपन्स जो उन्होंने बनाए थे नए, उन पे उनका टेस्ट किया यूक्रेन पे मार के,
तो टेस्ट सफल हुआ, उल्टा वो वेपन्स भेज दिए, इंडिया ने खरीदे, और कंट्रीज ने खरीदे, चाइना ने खरीदे, इंडिया ने खरीदे, वेपन्स भी बड़े हाई क्वालिटी के वेपन्स भी, वेपन से भी उसने पैसा कमाया, ऑयल नेचुरल गैस से भी पैसा ज़्यादा महंगा करके बेचा। फिर सैंक्शंस तो सिर्फ नाम की लगी थी, तो मिट्टी में मिला यूक्रेन, रशिया को कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो एक पॉलिटिक्स खेल गया नाटो मुल्क यूक्रेन के साथ, यूक्रेन के साथ एक पपिट की तरह, कठपुतली की तरह ईयू और नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन को पपिट की तरह नचाया और मालिक बन गया रशिया। रशिया आगे मालिक था भाई, वो रशिया वाज सोवियत यूनियन, शुरू से वो सुपर पावर है वर्ल्ड की, उसको हराओगे, धरती को जला डालोगे भाई, वो उसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पंप है। तो काफ़ी अच्छे से भाई उसने करोड़ों अरबों रुपए कमाया। ये पॉलिटिक्स में, ये लड़ाई में यूक्रेन मिट्टी में मिल गया भाई, मिट्टी में मिल गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा रशिया ने यूक्रेन को काबू में कर लिया था। वहाँ से स्टील निकलता था, ऑयल निकलता था, नेचुरल गैस निकलती थी यूक्रेन से, और बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है भाई, वीट पैदा होता था, 10-12% पूरे वर्ल्ड का वीट पैदा होता है वहाँ से यूक्रेन में। तो वो सारा का सारा कंट्रोल कर दिया रशिया ने, भूखा मर गया, ईयू भूखा मरा हुआ पूरा, 23% इन्फ्लेशन, महंगाई होगी उसकी, डाउन हो गया वो उसकी जीडीपी। अब अमेरिका तो भूखा नहीं मर सकता, वो कोई पुराना रिच कंट्री है, उस पर भी बड़ा डाउन गया वैसे अमेरिका में भी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आके गरीब है, उन्होंने कहा भाई हमें कोई सैंक्शन से कोई लेना देना नहीं, लगाई आप चुप करके हमें देते जाओ, हम आपको पैसे जितने होंगे दे देंगे। चलो उन्होंने भी कर लिया। इंडिया को बड़ा प्रेशर डाला कि भाई आप इनके खिलाफ सैंक्शन लगाओ, बोलो, अगेंस्ट बोलो यूएनओ में जाके। इंडिया ने कहा भाई हमें तेल चाहिए, हमें तेल, हमें हमारे लोगों ने, हमारे कंट्री ने बोला कि तेल लाओ, वो रशिया से मिले या इराक से मिले या ईरान से, सस्ते में अगर तेल मिलता तो इंडिया ने 30% डिस्काउंट में तेल ले लिया। इंडिया को भाई, इंडिया ने अपना नेशनल इंटरेस्ट देना है। वो जयशंकर साहब पे बहुत प्रेशर डाला गया कि भाई आप तेल ले रहे हो, आप लड़ाई को बढ़ा रहे हो, उल्टा वो पैसे कमा रहा है। भाई वो आप भी तो कमा रहे हो, आप भी तो सीक्रेटली तेल ले रहे हो, नेचुरल ऑयल ले रहे हो, उनसे गैस ले रहे हो, बेशक खुले में नहीं तो सीक्रेटली ले रहे हो। इंडिया को अपने 140 करोड़ लोगों को पालना भाई, तो नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल तो लेना ही है, और जितनी ज़रूरत है इंडिया रखेगा, तो बाकी उसने डिस्काउंट में बेच दिया, उसे 30% ज़्यादा महंगा करके बेचा इंडिया ने। तो ये कहने की बातें हैं कि भाई ये यूक्रेन एक कठपुतली की तरह ईयू ने नचाया उसे, ईयू और अमेरिका ने, ठीक है, कठपुतली की तरह नचाया, कठपुतली की तरह नचाया। यूक्रेन तबाह हो चुका है भाई, डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके रशिया से लड़ेगा, रशिया वाज अ सुपर पावरफुल कंट्री, सोवियत यूनियन होता था वो, बाकी के 14 मुल्क उसके साथ मिलके रहते हैं। एक यूक्रेन को वो पीछे से उंगली देता है, ईयू और नाटो शाटो जो मुल्क है, ठीक है, वो पीछे से उंगली देता है, लड़ो। वो क्या हुआ, बाकी के मुल्क नहीं लड़ते, यही अकेला यूक्रेन लड़ता है। तो नुकसान हुआ भाई अपना, उसमें अपना नुकसान किया, तबाह करवा दिया अपने आप को यूक्रेन ने, और ईयू भी भूखे में पड़ा हुआ है। तो उसके बाद अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हुआ अंदर से। तो इंडिया ने काफ़ी पैसा कमाया भाई इससे। तेल 30% डिस्काउंट में इंडिया ने लिया, कई समुद्री जहाज़ आए तेल भर के बैरल में, तो सारा पहले अपनी ज़रूरत पूरी की, जो बचा वो 30% ज़्यादा महंगा करके ईयू को बेच दिया। तो कहने की बात है कि भाई आपको कठपुतली की तरह नचाया गया यूक्रेन को। यूक्रेन की बुद्धि भ्रष्ट है जो रशिया से लड़ने जा रहा है। अपना तो आप तबाह किया, ईयू भी तबाह हो चुका है अंदर से, उधर इन्फ्लेशन आ गई हुई है। इंडिया रिच हो गया, इंडिया की इकॉनमी 5वें नंबर पे पहुंच गई भाई, 10 में से 5 में पहुंच गई। थोड़ी देर रुक जाओ, 1-2 साल और तीसरे में पहुंचेगी। तो काफ़ी ज़्यादा भाई ये बेवकूफ़ी की तरह बात की है यूक्रेन ने। तो रशिया बहुत ज़्यादा बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कमा चुका है,
तो ये गौरव ठाकुर साहब की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, काफ़ी अच्छी थी। आपको एक वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं मुझे। और मेरे जो चैनल में फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल को विज़िट किया जिसने, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपको भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे रिएक्शन देता रहूँगा। एक गौरव ठाकुर साहब काफ़ी ज़्यादा डीप लेवल पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं भाई, मैं इम्प्रेस हूँ इनकी वीडियोस पे। तो ये अपना यूक्रेन ने तो अपने आप को मिट्टी में मिला लिया भाई। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान भी हमारे साथ ऐसे ही लड़ता था। 4 लड़ाइयाँ की, क्या बना पाकिस्तान का? अब भूखा मर रहा है, इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा। 200-300 रुपये किलो टमाटर है वहाँ पे, 300-400 रुपये किलो। जो टमाटर इंडिया में 20 रुपये 30 रुपये बिकता है, वहाँ 400 रुपये किलो है। ये पीछे से अमेरिका असला देता है, लड़ो, लड़के जीता? कभी नहीं जीता और ना ही जीतेगा। वो भाई इंडिया से निकला है, इंडिया को हराएगा वो यूक्रेन कहाँ से निकला है? यूक्रेन रशिया से निकला है, वो रशिया को हराएगा? कोई नहीं हरा सकता भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। उसको टुकड़े किए, ठीक है, जो कोई पॉलिटिकल बात होगी जिसकी वजह से टुकड़े हो गए, तो वही उसके साथ मिलके रहना चाहिए, बेशक अलग हो गया। अब भाई बच्चा बाप से निकला तो बाप को हराएगा बच्चा? किसी के बहकावे में आके इंडिया के साथ 4 जंगे कर चुका है पाकिस्तान, जीता? नहीं जीत सकता। वैसे ही अमेरिका लड़ाइयाँ लगवाता है। अमेरिका ने वो कर दिया, यूक्रेन को कहा कि चलो लड़ाई करो, मैं आपको असला दूंगा, वो दूंगा। उल्टा खत्म हो गया यूक्रेन, उल्टा करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा गया वो सोवियत यूनियन, रशिया। तो भाई किसी के बहकावे में आके काम नहीं करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये लड़ाई करके ये कोई एक्शन स्टेप उठा के मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। सो अभी के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहे और शेयर करते रहे और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहें। मेरे को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देना और एंटरटेनमेंट वीडियोस देना अच्छा लगता है, उस पर रिएक्शन देना अच्छा लगता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मेरे को कमेंट्स करते रहें, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स।